बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो आपकी फिजिक्स की बुक है। वहां पर आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ज्यादातर ये क्लास 12 बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं या जो एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं या ई गेट के स्टूडेंट्स हैं, आपने आगे जाके यही वाले टेस्ट देने हैं, तो ये वन शॉट आपकी लाइफ तक बदल सकती है। क्योंकि ये चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आपके एमडी गेट के पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है और इस चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाऊंगी ताकि क्लास 12 बोर्ड्स के भी बच्चे पढ़ सके और एमडी गेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। तो ये वन शॉट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का जो चैप्टर है उसको कंप्लीटली लेकर चलेंगे। सिंध के अंदर तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से है, लेकिन पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर हमने इन सब की बुक्स को स्टडी किया है। अगर वो भी स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं सो क्लियरली तरीके से इस चैप्टर को आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज हल करेंगे। इस चैप्टर को लेकर चलना है आप लोगों ने, क्योंकि पिछली बार भी इस चैप्टर में से 4 सवालात आ चुके हैं। तो क्लियरली तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। अभी तक अगर आप लोगों ने टी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट भी आप लोग लाजमी कीजिएगा। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो को हम लोग करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपकी हेल्प हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, नोटिफिकेशंस, हर चीज वहां पर मिलती रहती है कि आपने आगे अगर कोई टेस्ट में आप लोगों के कम मार्क्स आए तो कैसे आप लोग उसे गेन आउट कर सकते हैं और कैसे आप लोग टॉप कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करेंगे, लेट्स। अब स्टूडेंट्स, हम नाम तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा ही हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलने वाले हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा ना ध्यान देना है आप लोगों ने। एक मैं थोड़ा सा ना डिफरेंस आपको बता ही देती हीट के बारे में, लेकिन चले इसके ऊपर थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को हीट के बारे में पता ही नहीं होता। भाई तू टेम्परेचर के बारे में कैसे पढ़ेगा? तो बुक के अंदर तो हेडिंग टेम्परेचर की दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं हीट का भी बताती जाती हूँ। ये चैप्टर ना स्टूडेंट की बेस है, टीचर को इसे क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ टर्म्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स की है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एमडी गेट के अंदर इंक्लूडेड है, ई गेट के सिलेबस के पीएमडीसी का उसके अंदर इंक्लूडेड है। बच्चों, हीट क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि भाई हीट क्या मरहला है, कौन कौन से मरहलों से गुजरता है। तो चले बातें खत्म, बात कॉन्सेप्ट ज्यादा। बच्चों, हीट एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है। हीट कैसे एनर्जी की फॉर्म है? क्योंकि बच्चों वो एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज करती है। किसको एक्सचेंज करती है? हीट को। जैसे कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी बच्चों आप लोगों का सिस्टम हो, वहां पर क्या करे? हीट को एक्सचेंज करे। एक सिस्टम या फिर कोई भी आप लोगों के पास कोई भी चीज हो, उसके अंदर एक्सचेंज करे टेम्परेचर के चेंज होने से, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? हीट। हीट क्या है? आप कहेंगे एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है? जो कि एक्सचेंज होती है। किसके अंदर एक्सचेंज होती है? कोई भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर एक्सचेंज होगी, कोई भी बॉडी हो उसके अंदर एक्सचेंज होगी टेम्परेचर के चेंज होने से, उसे सिंप्लीफाई हीट कहते हैं आप लोग। तो हीट को भी समझ लें, हीट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक तरह की स्टूडेंट्स क्या होती है, आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह की फॉर्म होती है जो कि एक्सचेंज होती है। कोई भी बॉडी हो या आप लोग कह सकते हैं बॉडीज, आप लोग लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, बॉडीज एंड सिस्टम, सिस्टम भी आप लोग लिख दें तो अच्छा रहेगा, सही है ना। और डिफरेंस इन, जब टेम्परेचर में क्या आ जाए? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, उसे सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं? हीट। हीट मेरे बच्चे क्या है? मेरे बच्चे हीट एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है जो एक्सचेंज होती है।
कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम, किसके चेंज होने से भाई, किसके डिफरेंस है, आप बोलेंगे टेम्परेचर के डिफरेंस है। देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर नजर आना चाहिए। बाद में रिक्वेस्ट ना करते फिरे कि मैम हमें नजर नहीं आया, इस वजह से मैं थोड़ा इसको इस तरीके से कर लेती हूँ। सही हो गया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से ना डिफरेंस की थोड़ी लाइन लगाते चलते हैं कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए ना साथ में, इस वजह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है टेम्परेचर क्या है बच्चों, ये एक तरह की डिग्री है। टेम्परेचर को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे से ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस टू कोल्डनेस। और टेम्परेचर को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज मेजर in average kinetic energy of the molecules, average translation kinetic energy of the molecules। आप इसे भी इसे डेफिनेशन बना सकते हैं। सो इस तरीके से इसकी काफी डेफिनेशन बन सकती हैं, क्लियर रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसे सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। कि गर्म से ठंडे की तरफ, ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं। और ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये एवरेज ट्रांसलेशनल क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की। बच्चों अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा। ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर चुन्ने मुन्ने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। चुन्ने मुन्ने से इस तरीके से पार्टिकल्स मौजूद है किसी भी कंटेनर के अंदर। देखें, दिस इज अ कंटेनर। चुन्ने मुन्ने से क्या मेरे बच्चे मौजूद है, पार्टिकल्स मौजूद है। अब स्टूडेंट्स मैं नीचे से इसको हीट करती हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं क्या कर रही हूँ, इस कंटेनर को हीट कर रही हूँ। देखिएगा, कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा, फिजिक्स होती फील के ऊपर है। देखें, कंटेनर के ऊपर पार्टिकल्स से मैंने इसको कंटेनर को टेम्परेचर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर इसको टेम्परेचर दूंगी तो यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर प्रेशर एग्जर्ट होगा। प्रेशर एग्जर्ट होगा, पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने से इन पार्टिकल के अंदर क्या हो जाएगा, मोशन डेवलप हो जाएगा। मोशन डेवलप हो जाएगा, यानी कि मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। सही, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके अंदर काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म हो सकती है। आप लोग इसे ले, क्योंकि हम एमडी गेट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़े हैं, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन। सो यहाँ पर आपको कॉम्पिटेटिव भी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे बोर्ड के साथ साथ। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, आप लोग ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं, रोटेशनल ट्रांसलेशन। ये इस तरीके से बच्चों आप लोगों के पास क्या होती है, एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी आप कहेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। इतने बेसिक्स को आप क्लियर रखें कि आप कोई भी टेस्ट को सॉल्व कर सकें। बेसिक्स क्लियर होंगे, टेस्टें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। भाई जितनी भी टेस्ट सॉल्व कर लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तुम रट्टा मारोगे और वो सवाल तुम्हारे एग्जामिनर तुम्हें नहीं देगा। हाँ, उस तरह के हो सकते हैं, लेकिन बार बार लक नहीं भी लगता। उसके बाद स्ट्रेस, ये थी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी होती है हीट कोई भी मॉलिक्यूल्स की। वो स्टूडेंट्स इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी होती है, मॉलिक्यूल्स की होती है। सो दिस इज अ हीट एंड दिस इज अ टेम्परेचर, दिस इज अ टेम्परेचर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हीट का यूनिट होता है, आप लोग लिख सकते हैं ऐसा यूनिट, वो होता है जूल। अदर यूनिट्स भी होता है, अर्ज होता है, कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है। ये सारे आपने याद रखने और याद रखिएगा, एमसीक्यूज आता है हर साल।
ए भले एमडीकेट के अंदर ईकेट के अंदर चैप्टर इंक्लूडेड हो ना, फिर भी आता है 4.18 किलो कैलोरी, सॉरी किलो कैलोरी, कैलोरी के बराबर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, इसको भूलिएगा मत। अगेन आई विल टेल यू। अब अगर मैं बात करूं 1 किलो कैलोरी की, वो बराबर होती है 4186, इसके बराबर एक कैलोरी की बात की, ये कैलोरी के बाद किलो कैलोरी की बात की, इसके अंदर क्या होते हैं जॉल्स। क्लियर हो गया। अब टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, ये एमसीक्यूज भी आता है हर जगह, आप देखें एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या होता है केल्विन, ये चीज आपने याद रखनी है। अदर यूनिट्स भी होते हैं टेम्परेचर के, सेल्सियस भी होता है जो कि हम कन्वर्जेंस में पढ़ेंगे, अदर यूनिट्स के अंदर शामिल सेल्सियस और फारेनहाइट भी, फारेनहाइट ये भी टेम्परेचर का यूनिट है, फारेनहाइट। अदर यूनिट्स भी है ये टेम्परेचर। अब डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ये पूछी जाती है बच्चों, देखें आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, MB0, LB0, TB0, यहाँ टाइम भी नहीं, K-1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K-1। क्लियर हो गया। और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, टेम्परेचर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, नोट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप ये नहीं पूछते टेम्परेचर किस साइड से ज्यादा हुआ है, आप ये नहीं पूछते टेम्परेचर उस साइड से ज्यादा हुआ है, आप ये नहीं पूछते टेम्परेचर ग्रुप की वजह से ज्यादा हो गया। भाई क्या ही बोल रहे हो, हम ऐसे बोलेंगे। देखो आपको नीचे तक नजर आ रहा है, बाद में आप रिक्वेस्ट ना करते फिरेंगे मैम हमें नजर नहीं आ रहा, आप जो बोलते हैं ना मुझे लगता है मेरे बच्चों को समझ नहीं आया। सही है बच्चों, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ी बात इसमें कोई है ही नहीं है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को तुमने फील करना है और तुमने कुछ नहीं करना, और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को महसूस करना है भाई तुमने, कि तुम्हें फील हो रहा है नहीं। अगर तुम्हें हो रहा है तो तुम फिजिक्स अच्छी पढ़े हो, अगर तुम्हें ये कॉम्पिटेटिव चीजें, इससे बाहर आपकी कोई चीज नहीं आएगी, मैं बता रही हूँ कॉम्पिटेटिव चीजें लिखी हुई यहाँ पर। सही हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैं इसे मिटाकर लिख देती हूँ, देखो आपको नजर आ रहा है नहीं, मैं ये पिक्चर भी बना लेती हूँ, शुरू में आपको ये शो कर दूंगी। सही हो गया। मैं हट भी गई थी, अभी आपने नोट भी कर लिया होगा, कोई चीज तो नहीं रहेगी, नहीं भाई चीज नहीं रहेगी अभी मैम। तो यहाँ पर बच्चों अभी कॉन्सेप्ट समझे आप लोग। देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट फील होना चाहिए, वरना तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आएगी, बता रही हूँ तुम्हें। वो नहीं लेने के देने पड़ जाते फिजिक्स के अंदर, भाई मेरे मार्क्स नहीं आए, भाई तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे, तुमने किसके पास फिजिक्स पढ़ी थी, भाई उसके पास कभी फिजिक्स ना पढ़े जिसको खुद ना आती हो। आजकल तो ऐसे टीचर देखे प्राइवेट में रखे हुए, बच्चों को समझ आता नहीं भाई, घूंगियां मार के गए। नेक्स्ट बच्चों अगर हम पढ़ते हैं मैम जी पढ़ाए हमें, सो चले हम पढ़े थे थर्मल। भाई तुम क्यों टेंशन लेते हो कि मैम आप क्या हो, तुम्हें बताऊंगी नेक्स्ट ईयर बच्चे, टेंशन मत लो, तुम्हें अपनी क्वालिफिकेशन बताऊंगी, क्लियर तो होने दो। देखें थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, याद रखिएगा, टू डिफरेंट बॉडीज, जब दो डिफरेंट बॉडी, देखिए मैं लिखूं फिर आपको समझाती हूँ, दो डिफरेंट बॉडीज को तुम कांटेक्ट में लाओ और तुम्हारी हीट फ्लो हो, हीट फ्लो हो होटर बॉडी से, होटर बॉडी से कहां पर, टू कोल्डर बॉडी। सही, तुमने क्या किया, दो डिफरेंट बॉडीज थी, तुम उन डिफरेंट बॉडीज को कांटेक्ट में लाए, साथ में लाए, फिर वहां से हीट फ्लो हुई होटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, एंड बॉडीज टेम्परेचर भी, टेम्परेचर क्या हो जाए फिर हीट के ट्रांसफर होने से
टेम्परेचर आप लोगों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। उसके सेम होने, जब आपकी बॉडीज का टेम्परेचर देखें तो डिफरेंट बॉडीज थी, उनका टेम्परेचर भी यहाँ पर लिख लीजिएगा डिफरेंट था। तो उसके बाद जैसे ही हम उसे कांटेक्ट मिला है, साथ मिला है, फिर हीट फ्लो की हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, तो वहां पर बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया। उसे इसका थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तुम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तुम सब चीजें पढ़ने वाले हो, तो काहे की टेंशन तुम लोगे जी, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं स्टूडेंट्स, बता रही हूँ। इसे ही तुम थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी देखें ये 1A बॉडी है और ये तुम्हारी बी बॉडी आ गई। सही सही। ए बॉडी का मास है 5 केजी, बी बॉडी का मास है 10 केजी। क्लियर है मेरे बच्चे? अब दोनों डिफरेंट बॉडी है, इन दोनों में से हमने हीट को फ्लो करवाया, फिर ये जो बॉडी है इनके मासेस क्या हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने दी है, एग्जाम्पल एक तरह की हीट फ्लो हुई, तो इनके जो टेम्परेचर थे वो दोनों के सेम हो गए, ये जो टेम्परेचर सेम हो गए दोनों के, ही थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ऐसे ही आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। कहा गया कि दो बॉडीज है, उनके भाई तुम्हारे पास डिफरेंट टेम्परेचर है, तुम उनका कांटेक्ट में लाओ, हीट स्टार्ट होगी फ्लो से हॉटर टू कोल्डर एंड बोथ बॉडीज बिकम सेम, और वो दोनों बॉडीज के टेम्परेचर वो खुद भी सेम हो जाएंगी। सो ऐसे वो आप कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया भाई? तुम्हें फील आया टॉपिक का? क्या कर रहे थे, सुन रहे थे ना भाई? सुनते जाओ, तुम्हारा यही काम है फिलहाल। एमडी के क्लियर हो जाए फिर बैठ जाइएगा सुकून से। सही हो गया? तुमने मेडल वेडल लेना है नहीं? अब इसमें चलें, अब हम चलने वाले हैं अपनी नई जर्नी की तरफ, और वो जर्नी है, वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तुमने कॉन्सेप्ट को समझना है, किसी और चीजों की तरफ ध्यान फिलहाल नहीं देना है। स्केल तुम्हारे पास 3 तरह के होते हैं टोटल, ये चीज तुमने याद रखनी है। एक स्केल जो तुम्हारे पास है, वो तो तुम बहुत पुराना रिश्ता है तुम्हारा, वो है सेल्सियस स्केल। क्या है भाई? सेल्सियस स्केल। याद रखिएगा, इसे डिस्कवर किया था एंड्रीज सेल्सियस ने। तुम साइंटिस्ट का नाम खा मत लेना। सही हो गया? इसको ध्यान से समझना, एमडी गेट के अंदर ये टेम्परेचर का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे दिया हुआ है। उसके बाद तुम्हारे पास है फ़ारेनहाइट, ये भी तुम नहीं बोलना, ये भी तुम नहीं बोलना। इसे दिया था डेनियल फ़ारेनहाइट साहिब ने। फ़ारेनहाइट साहिब, जी हाँ लिख दिया मैम, लिख दिया, क्या ही कर रही हैं आप। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास आता है जिसको आप कहते हैं केल्विन। क्या हो गया भाई? केल्विन। इसे डिस्कवर किया लॉर्ड बाई जी ने, केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन ने। ये साइंटिस्ट के नाम तुम नोट कर लेना, क्योंकि अब हम सीधा टेम्परेचर के स्केल्स की तरफ चर्चा करेंगे, आपको कौन से बताएंगे, फील करवाएंगे ताकि क्लियर हो जाए। साइंटिस्ट के नाम तुम नोट कर लो, क्योंकि अब हम आगे चलेंगे। सही हो गया? इतना तुम्हें बताना मेरे लिए लाजमी था, क्योंकि ये एक ना एक नाम आपके टेस्ट के अंदर आता रहता है, तो उसको देखिएगा। अब तुमने याद रखना है, अब मैं यहाँ पर स्केल्स को ड्रॉ करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा स्केल जो है वो है तुम्हारा सेल्सियस भाई, और दूसरा तुम्हारा जो स्केल है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाई, उसको तुम ले लेना। क्या ले लेना मैम? फ़ारेनहाइट ले लो तुम इसे। और तीसरा जो तुम्हारा स्केल भाई है वो तुम्हें कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखना। सही हो गया रे? अब देखें, अब ये जो तुम्हारा भाई है ये स्केल, वो है सेल्सियस तुम्हारा भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा भाई है वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाई, फ़ारेनहाइट भाई। उसके बाद जो केल्विन साहिब है, केल्विन स्केल, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो 3 तरह के टेम्परेचर के स्केल होते हैं, लेकिन मैंने बताया टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, यानी गलत लगा गया हो भाई, तो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट अदर इसके यूनिट्स है।
भाई कॉन्सेप्ट को फील करना है तुमने, अगेन मैं बताती रहती हूँ। अब इसके अंदर स्केल्स के अंदर इनका होता है एक अपर फिक्स पॉइंट, और इन स्केल के अंदर एक होता है, मैं थोड़ा सा इसके पास, अपर फिक्स पॉइंट, और एक इनका होता है लोअर फिक्स पॉइंट। सही हो गया, तुम्हें क्लियर हो गया। अब जो तुम्हारा अपर फिक्स पॉइंट है, ये तीनों स्केल है, 3 स्केल्स आर इक्विवेलेंट फॉर ईच अदर, ये याद रखिएगा, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। इक्विवेलेंट 3 जो 3 जो स्केल्स है, मुझे यहाँ स्केल्स लिखना चाहिए पहले, 3 स्केल्स आर इक्विवेलेंट फॉर ईच अदर। ये जो स्केल है ये अपने आप के इक्विवेलेंट है, सेल्सियस भी इक्विवेलेंट है, फ़ारेनहाइट भी और केल्विन भी, ये इक्विवेलेंट है, ये चीज तुमने नहीं बोली सही। एक इनका होता है अपर फिक्स पॉइंट, एक इनका होता है लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट को आप इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, ये भी कहीं कहीं आता है, इसे आप स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट को आप इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, आइस पॉइंट भी कहते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने टेम्परेचर को कैसे बुलाते हो, बट ये तुम जो अपर फिक्स पॉइंट है इसे तुम याद रखना, ये जो लोअर फिक्स पॉइंट है तुम इसे भी याद रखना। कोई पैसे नहीं, फ्री में हर चीज है, कोई पैसे नहीं है ना जी, फिर काहे की टेंशन ले रहे हो तुम, उधर तुम इतने पैसे देते हो, यहाँ फ्री में मिला है, बस गौर करो तुम, हमारा पूरा चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे, मैम देख रहे हैं, आप बताएं, बता रही हूँ ना। अब देखिए भाई, सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट याद रखिएगा, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट का अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 212 फ़ारेनहाइट। मैम सही नहीं नजर आ रहा तो सही कर लेते हैं, 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन का अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है मेरे बच्चे, जल्दी बताएं आप लोग, आपको पता भी होगा, 3 यहाँ पर थोड़ा सा 373 केल्विन, ये इसका क्या है, अपर फिक्स पॉइंट है। और लोअर फिक्स पॉइंट लिखें सेल्सियस का, वो होता है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ना तुम ना 100 लिख देना, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात है, मुझे लगा ये मैं मेल्टिंग पे आ गई हूँ, बट ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। फ़ारेनहाइट में क्या होता है इसका, 32 फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया भाई। केल्विन के अंदर होता है 273 केल्विन। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुमने सिर्फ उसे सुनना है, और कोई बकवास नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। सही हो गया। एक टेम्परेचर को होते हैं मेरे बच्चे अपर फिक्स पॉइंट, एक टेम्परेचर को होता है मेरे बच्चे लोअर फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हासिल करते हैं। जो अपर फिक्स पॉइंट होता है तुम उसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हो, तुम उसे क्या बोलते हो, स्टीम पॉइंट भी कहते हो। लोअर फिक्स पॉइंट को तुम उसे मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हो, और तुम उसे क्या बोलते हो, आइस पॉइंट भी कहते हो। क्लियर हुआ। अपर फिक्स पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज 100 सेंटीग्रेड, एमसीक्यूज आता है भाई, याद रखो तुम। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अपर फिक्स पॉइंट इज 212 फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अपर फिक्स पॉइंट ऑफ केल्विन में कितना होता है, 373। ऐसे सवाल आएगा। उसके बाद लोअर फिक्स पॉइंट जो सेंटीग्रेड में होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट में होता है वो 32 फ़ारेनहाइट में होता है। उसके लोअर फिक्स पॉइंट जो केल्विन में होता है वो होता है 273 केल्विन। भाई तुम कॉन्सेप्ट को फील करना, ओनली नीड योर कॉन्सेप्ट, और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ तू कॉन्सेप्ट को पढ़ना। इतना तुम्हें क्लियर हो गया भाई। अब तुम इसे वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि यहाँ पर देखें, अपर फिक्स्ड पॉइंट में सेंटीग्रेड स्केल कितना होगा, 100 सेंटीग्रेड, ये तुम लाइन बना लेना। फिर अपर फिक्स पॉइंट में जो फ़ारेनहाइट में होगा वो होगा 212 फ़ारेनहाइट, और इसके अंदर अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा तुम्हारा 373 केल्विन। अब लोअर फिक्स पॉइंट के लिए तुम खुद बना लेना। सही है, क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चे देखो, इन स्केल्स के अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, याद रखना
सेंटीग्रेड के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं वो 100 होती हैं, और केल्विन के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन होती है वो 100 होती हैं। फ़ारेनहाइट के अंदर 180 होती हैं। ये चीज याद रखिएगा। नंबर ऑफ डिवीजन या नंबर ऑफ इंटरवल भी कह सकते हैं, आप दोनों कह सकते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन एंड इंटरवल्स, किसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन और किसके अंदर नंबर ऑफ इंटरवल, इसे तुम लोगों ने फील करना है। वो है भाई सेंटीग्रेड के अंदर या सेल्सियस स्केल भी कह सकते हैं, ये आपकी लोगों की मर्जी है। आप इसे किसी भी नाम से बुलाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा 100 होती हैं। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ पे इसे इंटरवल भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। वो फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? 100। और नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी 180 होती है, क्या हो गया भाई। और नंबर ऑफ डिवीजन केल्विन के अंदर होती हैं 100 केल्विन। क्लियर हो गया? तुम्हें फील हुआ? कुछ ना कुछ तो तुम्हें जरूर समझ आया है, वो भी क्लियर तरीके से, कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन हमेशा, क्योंकि हम इसमें डिवीजन में से कई सारे फॉर्मूलाज बनाएंगे, सही है। तो इसमें देखें अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस कितना है? 100 सेंटीग्रेड। अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट कितना है? 212 फ़ारेनहाइट। अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द केल्विन में कितना है? 373 केल्विन। लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस इज 0 सेंटीग्रेड। लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट इज 32 फ़ारेनहाइट। लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द केल्विन इज 273 केल्विन। ओनली फिजिक्स एग्जिस्ट इन द कॉन्सेप्ट। मैंने हर जो एमडी गेट की, मैंने पीएमडीसी की कोई फिजिक्स कंप्लीट कराई और बायोलॉजी, उसके अंदर भी मैं यही बातें कहती थी कि फिजिक्स ओनली एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट्स। क्लियर हो गया भाई? इतना मेरे बच्चे आपको क्लियर हुआ है? नहीं, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब एक सवाल जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डिस्कशन करना आप लोगों के साथ। याद रखिएगा, जो सेंटीग्रेड हमेशा इक्वल होता है किसके? केल्विन स्केल के। सेंटीग्रेड जो तुम्हें सवाल के अंदर दिया होगा कि इफ द 100 सेंटीग्रेड ऑफ अ गैस, गैस का 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इफ वी फाइंड द फ़ारेनहाइट एंड दैट फाइंड द केल्विन, तुम फ़ारेनहाइट को इजीली वहां पर क्या कर लेना? फाइंड कर लेना, लेकिन तुम केल्विन को फाइंड मत करना, क्योंकि जो सेंटीग्रेड होता है वही क्या होता है? केल्विन। सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू द केल्विन, कि सेंटीग्रेड की जो वैल्यू होगी वही केल्विन की होगी, फ़ारेनहाइट की क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब सेल्सियस, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट जो है वो कंसाइड करते हैं, ये एमसीक्यूज भी आता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में है तो तुमने -40 सेंटीग्रेड पे लगाना है। अगर 45 अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस तो तुमने लगाना है भाई -40 फ़ारेनहाइट। ये एमसीक्यूज आता रहता है। ये कॉन्सेप्ट तुमने क्या करने हैं? याद रखने हैं। मैं एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, तो जरा तुमने यहीं पे रहना है, यहाँ से कहीं मत जाइएगा। सो यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। जी हाँ, बता देती हूँ बच्चों। जो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है, ये दोनों आर्बिट्री स्केल्स हैं। आर्बिट्री स्केल। आर्बिट्री स्केल क्यों है ये? क्योंकि बच्चों ये इतना एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। दिस वैल्यू इज नेगेटिव, इसका हमेशा याद रखिएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, क्योंकि ये आर्बिट्री स्केल्स हैं, इतने जेन्युइन स्केल्स नहीं है। जेन्युइन स्केल कौन सा है? वो है तुम्हारा केल्विन। केल्विन इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। केल्विन की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा। और ये आर्बिट्री स्केल भी नहीं होता, एमसीक्यूज आता है। ये कॉम्पिटेटिव बातें हैं जो कि कोई नहीं बताएगा, सही है। क्योंकि ये आर्बिट्री स्केल है, इस वजह से इन दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी, ये होंगे भी नेगेटिव में, क्योंकि ये इतने जेन्युइन स्केल नहीं है। जेन्युइन स्केल कौन है? केल्विन। तुम चार्ल्स लॉ में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि भाई जो तुम्हारा चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ के अंदर कुछ अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हैं,
फिर हमने वॉल्यूम को करना होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यानी कि 0 करना होता है, तो हम एक पीछे की तरफ लाइन खींचते हैं, फिर -2, फिर वहां पर आके वॉल्यूम 0 होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्राफ्स के अंदर, क्योंकि हम जेन्युइन टाइप के ग्राफ्स को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर सकते हैं, छाप ले इतना, क्योंकि अब फिर हम आगे चलेंगे। सही हो गया बच्चों? इस वीडियो में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई लंबी चौड़ी बात होगी नहीं यहाँ पे, ओनली आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। सही बता रही हूँ। अब ने तुमने इस इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, तुम्हारी आधी से आधी चुन्नी मुन्नी सी सीट के तुम करीब जा रहे हो। सही है। अब ये क्या है? कन्वर्जन। अब हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। आई थिंक मुझे इन सबको मिटाना पड़ेगा। कन्वर्जन आप लिखेंगे यहाँ पर, किसकी कन्वर्जन लिखेंगे तुम? यहाँ पर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की तुम यहाँ पे कन्वर्जन करोगे, कि अगर एमसीक्यूज आ जाए तो भाई तुम्हें कन्वर्ट तो करना आना चाहिए ना। मुंह खोल के मिठाई थोड़ी खाओगे तुम, नहीं खाओगे ना, पहले पढ़ोगे। अब अगर तुम्हें चेंज करना है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो तुम कैसे चेंज करोगे? पहले ट्रिक समझ लो फिर बात करो। अगर तुम्हारे सवाल में तुम्हें कहा जाए कि तुम सेल्सियस से, सॉरी याद रखें, फ़ारेनहाइट, देखें एक, अगर मैं इसकी स्पेलिंग सही तरह पक्की कर लूं, REN आएगा, फ़ारेनहाइट स्केल। ये हूँ अभी सही है, FAH आएगा यहाँ पे ना, क्लियर है। अब इधर तुम कर लो REN, सही हो गया। ये हो गया तुम्हारा फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखो तुम्हारा जो फ़ारेनहाइट स्केल से तुम्हें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होगा? कॉन्सेप्ट को फील करिएगा, आप जितने मर्जी फॉर्मूले बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप पहले वो स्केल लिखे जो तुमने मालूम करना है। तुम पहले लिखो यहाँ फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या था तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कितना था, 32। क्लियर हो गया। अब फ़ारेनहाइट में नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी थी मैंने बताई थी, 180 नंबर ऑफ डिविजन्स थी। क्लियर है मेरे बच्चे? ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट को मिस मत करें। उसके बाद क्या कर रही हैं? अब आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो देखें। उसके बाद आप नेक्स्ट स्केल लिखेंगे जो कि आपको मालूम करना है वो। उसके बाद सेल्सियस का लोअर फिक्स, ये ट्रिक है मेरे बच्चे, ये ट्रिक है। लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस इज, आपको मैंने बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, 0 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अब उसके बाद इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 100। क्लियर है? क्लियर है। अब तुमने सिंप्लीफाई, इसको तुम काटो। 5 के टेबल में 2 कितनी बार? 5 के टेबल में 10 2 बार आता है ना। इसको इस तरीके, या फिर ऐसे कर लो, ये 100 है, इस 0 से 0 को तुम मार दो। सही है। ये हो गया 2 5 10, और ये 18 कितनी बार आता है? 2 के टेबल में 9 बार आता है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन रहा है, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू TC अपॉन 0 अपॉन 5। अब तुमने इसको करना है फ़ारेनहाइट से तुम्हें इसे क्या करना है? सेंटीग्रेड में निकालना है। तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर सेंटीग्रेड के नीचे आप फ़ारेनहाइट, ये डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके इसके नीचे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर हो जाएगा F -32 अपॉन 9। सो तुम इस तरीके से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट स्केल को तुम सेल्सियस में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। सही। फॉर एग्जाम्पल आपको एक MCQ दिया गया, इसमें फ़ारेनहाइट था 218, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करो तुम सेल्सियस में। मैं सवाल दे देती हूँ ना, साथ में सवाल भी कर जाते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। सही हो गया। तो यहाँ C/5 था माइनस, ये एक ट्रिक तुम्हें बता दूं, एक ट्रिक तुम्हें अभी बता देती हूँ सवाल सोल्व करने से पहले। बच्चों ये जो डिविजन्स में फॉर्म आ जाती है, इन्हें सोल्व करना MDKT में मुश्किल हो जाता है। सो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई, यहाँ सेल्सियस लिखो तुम, और यहाँ तुम यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखो, फ़ारेनहाइट।
यानी कि फ़ारेनहाइट के साथ तुम लिख दो 1.8, क्योंकि तुम इसे सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास 1.8 आएगा। फिर तुम यहाँ पर माइनस का सिंप्लीफाई, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखोगे, कोई भी फ़ारेनहाइट है उसकी तुम वैल्यू लिखो, क्योंकि तुम्हें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। ये चीज तुमने याद रखनी है, याद रखनी है, क्लियर। और यहाँ पर तुम +32 भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बट फिलहाल तुमने ऐसे करना है, सही। फ़ारेनहाइट से तुम्हें सेंटीग्रेड मालूम करना है, तो डिवीजन में ही हम कर लेते हैं। सो एफ कितना है 28 माइनस 32/9। अब 32 में से 28 गए, बाकी बचा 4/9। इसको डिवाइड करो तुम, मैं कर लेती हूँ, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन में आ जाती है ना, तो वो थोड़ा होता है। इसको अब मैं लास्ट में बताऊंगी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे बिना कैलकुलेटर के सोल्व करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगी वहां पे, सही। आपको रूट्स की वैल्यू वहां पे याद करनी होती है, 0.44। अब ये जो 0.44 है, अब ये यहाँ डिवाइड करा है, वहां पर जाके इसके साथ ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सही हो गया। सो ये 5 हो गया। अब 0.44 को तुम मल्टीप्लाई करा दो 5 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 सेंटीग्रेड। इसे तुम सवालात को सोल्व आउट कर सकते हो, क्लियर है। अब अगर सवाल में तुम्हें कह दिया जाए, सवाल अब चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये एमसीक्यूज कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो चले देखें, अगर तुम्हारी कहानी में ट्विस्ट आ जाए और तुमसे सवाल को चेंज करके दिया जाए, बोला जाए केल्विन स्केल को तुम सेल्सियस में चेंज करो, तो तुम क्या करोगे। मैम आसान करेंगे हम, केल्विन से सेंटीग्रेड में जाने का बहुत आसान तरीका है, प्लस कर दो 273 के साथ, ये तुम मालूम कर। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है, तो इसी फॉर्मूले को तुम ऐसे कर दो। काहे को डरते हो तुम, हो गया रे, क्या हो गया मैम, कॉन्सेप्ट लग गया हमारा, तो तुम शुक्रिया करो हमारा। तो अब देखो तुम्हें सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से तुम्हें जाना है सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट से अब तुम्हें कहां पर जाना है, सॉरी, अब हम लिखते हैं भाई सेल्सियस को सेल्सियस में, सेल्सियस से तुम्हें अब कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, सही हो गया रे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या रखोगे, TC इज इक्वल टू 1/2, 1/8 क्यों लिखा, क्योंकि 5/9 को जब तुम डिवाइड से करोगे तो तुमने एक वैल्यू, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर नहीं होता, यहाँ पर तुम फ़ारेनहाइट लिखोगे और माइनस का 32 करोगे तुम, सॉरी प्लस का 32, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि तुमने सेंटीग्रेड में लिखना है 1.8, 1.8 का मतलब है तुम 80 भी ले सकते हो नीचे 100 को लिखकर। फॉर एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी तुम्हें कितनी मिली हुई है, 1.8 मिली हुई है फॉर एग्जाम्पल, प्लस 32 किसी भी सवाल के अंदर 1.8 को 1.8 से तुम डिवाइड कर लो। अब ये तो भाई बहुत बड़ी हो जाएगी, हमसे सोल्व भी नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, सही होगा। तो देखें 1.8 2 2 8 16 2 1 2 3.6, 3.6 में प्लस कर दो तुम 32, 36 में 32 को प्लस कर दो भाई, कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 68, यानी कि तुम लिख दे सकते हो यहाँ पे 6.8, सही हो गया। किस में चेंज किया तुमने, वो लाजमी लिखना फ़ारेनहाइट में चेंज किया। तो इसे तुम लगा सकते हो, मिनट नहीं लगेगा, तुम्हारा सवाल तुम्हारे सामने होगा, क्लियर हो गया। अब बस यही थी हमारा, इन्हीं को ही कन्वर्ट करना था, और कोई वही लेंथी बात है नहीं। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लें, नोट कर लें, यहाँ पर इसे नोट कर लीजिएगा। सो करते हैं इसे रिमूव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, पार्टी भी कट कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गैसेस के लॉज के बारे में।
आप बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और एक न्यू लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि सवालात बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। या आप अगर अदर बोर्ड से आगे हैं, केपीके से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, मैंने सारी बुक्स पढ़ी हुई है, सारे बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि सिंध को भी ये नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध को क्यों देना इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स की, क्योंकि कहीं से भी सवाल बोर्ड का आ जाता है टेस्ट के अंदर, जैसे आप एमडी गेट की तैयारी करें या ईकेट की, सो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते हैं और हमारे अदर अकाउंट पे भी हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम टीच दुआ, टिकटॉक दुआ, दुआ जहरा, फेसबुक दुआ जहरा। तो चले स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड स्टूडेंट्स, मैं देख लूं मेरा माइक चल रहा है नहीं, सो थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख लूं, जी हाँ चल रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ज्यादा प्यारा लॉ जो कि आप केमिस्ट्री में भी एक बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हें पता है डिटेल की बातें करते हैं, नो बकवास ओनली कॉन्सेप्ट, सही। अब बॉयल्स लॉ तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों? बॉयल्स लॉ तुम्हें रिलेशनशिप बता रहा है। ये नहीं कि हम बच्चों की तरह डेफिनेशन छापते जाएंगे यहाँ पर, हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है, भले किसी भी बोर्ड की बुक हो, तुम वहां से पढ़ लो। लिखोगे क्या? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। क्लियर है? बस ये डेफिनेशन है। सो हम इसी मैथमेटिकली फॉर्म में इसको क्लियर कर लेंगे। देखें, वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब आपको तुम्हें पता है कि जब भी तुम डायरेक्टली का साइन हटाओगे तुम्हारे पास एक कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल तुम जानते होगे, बहुत वाकिफ होगे कि ये है वो कांस्टेंट, तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, सही। और रिश्तेदारों को कौन भूलता है भाई? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पी। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? तो ये रिलेशनशिप आपने क्या करना है, याद रखना है। सुशील यहाँ पर देखें, मैं एक बार यहाँ से भी देख लूं थोड़ा सा, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ स्टूडेंट्स आप इसे सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए सही रहेगी, पी वी इज इक्वल टू के। सो दिस इज अ रिलेशनशिप, इसे तुम लोग देख लो। और जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी है उसको भी हम देखेंगे, वो नहीं कि आप भले मैम ने पढ़ाया नहीं, वो आगे पढ़ेंगे, सही है। सो ये चीज तुमने क्लियर याद रखनी है। अब अगर तुम्हारे पास एमसीक्यूज आ जाता है ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप, तो बॉयल्स लॉ का एक ये भी फॉर्म देखें, मैं समझा देती हूँ ना बच्चों, जैसी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ये कंटेनर है, देखें ये कंटेनर है, इस कंटेनर का ये प्रेशर होगा इसके अंदर और ये कंटेनर के पास इसका वॉल्यूम भी होगा। अब इस कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? सो यहाँ पर इसका क्या है? वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है। सो ये इसकी क्या इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर कम था, तो इसे V1 और इसे P1 कह देते हैं, आपको बताइए। और ये फाइनल है तो V2 और इसे P2 कह लेते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर इजिली आप इसका ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू P1, V2 इज इक्वल टू P2। तुम भाई ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे लिखते हो। क्लियर हो गया? सो ये भी रिलेशनशिप, मेरा डस्टर कहाँ गया, ये भी तुम लोगों ने देखना है, सही। और बॉयल्स लॉ तुमने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें तुम कुछ नई चीजें भी पढ़ोगे। अगर तुम्हारी बेसिक क्लियर नहीं है तो वो भी चीजें तुम पढ़ोगे। अगर हम इसके ग्राफ देखना चाहें ना स्टूडेंट, ग्राफ आते हैं टेस्ट के अंदर, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब तुमने ये याद रखना है, ये ग्राफ है वॉल्यूम का और प्रेशर का। अब यहाँ पे तुमने देखना है दोनों क्वांटिटी से एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो ग्राफ क्या मिलेगा? कर्व लाइन में मिलेगा, कुछ इस तरीके का।
और ऐसी कर्व को आप कहते हैं रेक्टेंगुलर है हाइपरबोला। इसको तुम कहते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला कहीं कहीं बहुत अच्छी बुक करके पैसे लिए गए हैं, बुकें बनाकर, उसमें लिखा होता है कि भाई ये पैराबोला है, ऐसा नहीं है। अगर कोई टीचर बताए उसी वक्त उसे रोक लेंगे, भाई तुम गलत ना बताओ कि ये जो ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, उसका रेक्टेंगुलर जो लाइन बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये चीज तुमने याद रखनी है। और याद रखिएगा बॉयल्स लॉ एक तरह का आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों है? सवाल ये है क्यों मैम आप इधर आइसोथर्मल की हेडिंग डाल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये सारा फेनोमेना तुम्हारा चल रहा होता है। क्लियर हो गया? और इस कर्व को आप आइसोथर्मल कर्व भी कह सकते हैं। आइसोथर्मल कर्व भी तुम लोग कह सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे लिखते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। सही हो गया? अब एक ग्राफ जो कि टेसिस के अंदर आता है, ये तो तुम्हें सब बताते हैं, एक प्रेशर और 1/v के बीच में होता है। तो वो ग्राफ हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है? ये है तुम्हारा बॉयल्स लॉ। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें से सवालात आते हैं। वो 2-3 आए हैं एमडीगेट में, वो मैं आपको करा देती हूँ। वैसे आपका टॉपिक क्या है क्लियर है? अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, वरना हम आगे चलेंगे। सही है? ओनली कॉन्सेप्ट नोट बकवास। सही हो गया रे? यहाँ पर देखिएगा सर, आप लाजमी फीडबैक दिया करें। इतनी मेहनत बच्चों आप लोगों के लिए गर्मी में करते हैं, तो देखिएगा आप लोग खुद ही सोच लीजिएगा। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स को ना बहलावा दिया जाता है, वो मैं आपको नहीं रखना चाहूंगी उसके अंदर, ओनली कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये सवाल देखें थोड़ा सा, आपको खुद ही पता चलेगा। ये सवाल एमडी गेट में आया है। कौन सा कब आया था मैं नीचे लिख दूंगी कि इफ द इनिशियल प्रेशर इज सॉरी सॉरी अब कुछ इस तरीके से है, लेकिन मैं यहाँ सीधी जुबान में लिख देती हूँ कि प्रेशर ऑफ इनिशियल कितना है पी नोट, एंड वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर, वी नोट दिया हुआ है। सही, वी नोट और प्रेशर को पी नोट। क्लियर? उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट पर, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि बॉयल्स लॉ। तुमने समझना कैसे ये कौन सा लॉ है? तुमने टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट होगा चार्ल्स लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में, एवोगैड्रो लॉ में क्या कांस्टेंट होगा? उसका कोई सही ग्राफ नहीं है। उसके बाद अगर हम एक और ग्राफ पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सही है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर फाइनली वो चेंज होता है, उसका प्रेशर 5 नोट फाइनल कंडीशन में हो जाता है, बढ़ जाता है। और तुमने बताना है कि उसका फाइनल वॉल्यूम क्या है, वो तुम बताओ बस। ओनली कॉन्सेप्ट बताओ तुम लोग, सवाल कह रहे हैं। तो तेरे मेरे बच्चे आप इसे सोल्व आउट करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, P1 इज इक्वल टू V1। कहाँ गया भाई? P1 इज इक्वल टू V1 है ना, V1। अब तुमने कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे P1 इज इक्वल टू P2 ही यहाँ पर कर लेते हैं, और इधर हम V2 इज इक्वल टू V1 कर लेते हैं। मैम आपने V2 ऊपर लिखा है, V1 नीचे लिखा है, ये सवाल सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। ऐसे स्टूडेंट्स V1 की रकम उधर लिख देते हैं, फिर सवाल गलत हो जाता है, फिर बोलते हैं कि गलत हो गया मैम। अब देखें, अब तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर कितना है, यहाँ पर मैं सोल्व करती हूँ। इनिशियल प्रेशर तुम्हारे पास कितना है? P नोट। और P2 तुम्हारे पास कितना है? 5। तो तुम यहाँ पर 5 लिखोगे, 5 P नोट। क्लियर हो गया? अब तुमने V2 मालूम रखना है, करना है, तो यहाँ पे V प्राइम लिख सकते हो। अब जो तुम्हारे पास इनिशियल वॉल्यूम है वो तुम्हारे पास कितना है? सिंपल V है। क्लियर है? अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, बिल्कुल।
तो यहाँ पर जो v प्राइम है वो तुम्हारे पास क्या आएगा, 5v आएगा। इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं? इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं? इसे सिंप्लीफाई तुम कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, सही। यहाँ पर तुम इसे v नोट अपॉन 5 कर दो तो थोड़ा और बेस्ट रहेगा। सो ये इसका क्या है, आंसर। ऐसे पूछा गया था, ए ऑप्शन में दिया गया था v इज इक्वल टू v नोट अपॉन 5 और b में दिया गया था v नोट इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से। c में गया था भाई बोथ तुम दे दो, d में नन। तो तुम समझदार हो गए, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए जाते कंपटीशन वाले, कि कंपटीशन वाले सीधा सीधा बॉयज ला पढ़ा दिया जाता है। सो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब तुम दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो चले, जिंदगी में क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है। अब देखिए दूसरा जो सवाल आता है वो आता है कि एक गैस है जिसका टेम्परेचर तुम्हारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एक सिलेंडर के अंदर है। इसके अंदर है सिलेंडर के अंदर, उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, रकम को चेंज कर लेते हैं सवाल वाली को, 4 लीटर। उसके बाद प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर को देखो ना तुम, 100 नैनोमीटर्स। क्लियर है हमारे बच्चे? उसके बाद यहाँ पर इफ द गैस इज कॉम्प्रेस्ड, इफ द गैस इज कॉम्प्रेस्ड, गैस को हमने दबा दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, ये हम करते ही है सेम। कांस्टेंट प्रेशर पर, भाई प्रेशर को तूने कांस्टेंट कर दिया, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर P2 कितना है भाई, तू कहाँ है, कितना है 150 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर स्क्वायर। सही हो गया। अब तू मेरे बच्चे इसे करेगा सोल्व, कैसे करेगा वो मुझे बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर सोल्व तुमने करना है, कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। अभी मैं तुम्हें बॉयल्स लॉ पढ़ा चुकी हूँ और क्लियरली तुम्हें पता भी होगा। यहाँ से तुम खुद ही देख रहे हो कि देखो गैस को कंप्रेस किया, कितना टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है यही है फिर उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है। तुम्हें क्या मालूम करना है वो देखो, तुम्हें V2 मालूम करना है, V2 मालूम करना है सिंपलीफिकेशन में, V2 का फिर उसके बाद तुमने बस यही तुमने मालूम करना है। और यस, जब भी तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम दे रहा हो तुमने उसका डिफरेंस लास्ट में निकालना है, इनिशियल में से फाइनल मालूम करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 आप कर ले या मैं कर लेती हूँ। अब देखें वॉल्यूम इनिशियल है, तुम जल्दी जल्दी करो, 4 लीटर। जी हाँ, P1 तुम्हारे पास है 100 नैनोमीटर स्क्वायर, P2 तुम्हारे पास इंतजार कर रहा है 150 है ना, या 150 है, देखें यहाँ पर 150 है। P2 हमारे पास है 150 नैनोमीटर का स्क्वायर हो गया भाई। तुमने V2 मालूम करना है सिंप्लीफिकेशन के साथ, अब सिंप्लीफाई तुम इसे V1 लिखो या V1 ना लिखो, तुम इसे प्राइम कर दो, या अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो तुम लिख सकते हो। सही हो गया। अब तुम इसे यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, यहाँ इस वाली जगह से। तो चले V1 इज इक्वल टू सॉरी P1 इज इक्वल टू P2, V2 इज इक्वल टू V1। तुमने मालूम क्या करना है, V2, P1 तुम्हारे पास कितना है 100, P2 तुम्हारे पास कितना है 150। सही कर रहे हो ना भाई। V2 तुमने मालूम करना है तो तुम इसको ऐसे कर लो, V1 तुम्हारे पास कितना है 4 है। अब तुम्हें ट्रिक बताती हूँ, बिना कैलकुलेटर के हल कर लोगे। अंडे से अंडे को मार दो, बाकी तुम्हारे पास कितना बचा 15। और यहाँ तुमने ट्रिक लगाओ, 15 कितनी बार आता है 5 के टर्म में 3 बार, यहाँ पर 10 कितनी बार आता है 2 बार। सही है, 2 बार आता है ना, क्या कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 का टेबल लगाएं तो यहाँ पर आएगा ये 5 बार, अगर 3 का टेबल लगाएं तो ये 3 बार आएगा। ये अब तुमने डिसाइड करना है कि तुमने क्या करना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या सोचते हो तुम, यहाँ पर 5 का टेबल लगना ज्यादा सही नहीं होगा, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 2 बार। सही हो गया। अब देखो 2 4 का क्या हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/3। क्या तुम रेडी हो? तो यही भाई हमेशा याद रखिएगा, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। ये क्यों आएगी ये मुझे आप कमेंट के अंदर बताएंगे।
सही है। अब ये तुम्हारा V2 आ गया, लेकिन वो V2 नहीं पूछ रहा, वो डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस, यहाँ पर मैंने आगे सवाल भी कंटिन्यू रखना है। वो तुम्हारा डिफरेंस पूछ रहा है किसका, जो नया वॉल्यूम होगा उसका। सही हो गया। अब तुम डिफरेंस कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले वाली रकम है 8.3, पहले वाले कितनी है 4 लीटर। अब यहाँ पर हम 3 का एक्सपोनेंट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। अब ये 3 बार 3, ये 8 बार आ गया माइनस, क्योंकि ये 3 से किया तो 3 से तुम्हें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि तुम डिवाइड में दोनों एक्सपोनेंट को सेम। 4 3 था 12 हो गया। ये कितना हो गया 4/3 माइनस 4/3, ये आया मीटर क्यूब में। लेकिन अगर एग्जामिनर तुम्हें डीएम क्यूब में देता है तो तुम्हें याद रखना है, एक डीएम क्यूब बराबर होता है, सॉरी, एक मीटर क्यूब बराबर होता है 100 डेसीमीटर क्यूब के। क्लियर है। अब तुम यहाँ पर सिंपल, यहाँ तुम अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई 10⁻³ डीएम क्यूब भी कर सकते हो। सही है। सो यहाँ पर तुम इजिली लिखो -4/3 डीएम 10⁻³ डीएम क्यूब। सही है मेरे बच्चे। सो ये दोनों तरीके से तुमने करके दिखा लिया, तुम इसे नोट कर लो, नोट करो, छापो, जो भी करो। अब चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। चार्ल्स लॉ भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बोल रहा है कहाँ गई मैम आप, मैम आप कहाँ गई है। मैम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही है, क्योंकि बच्चे ना, देखो भाई, तुम्हें इतने आसान कभी भी बॉयल्स लॉ के सवाल नहीं दिए जाएंगे, ओनली कॉन्सेप्चुअल दी जाएंगे। मैं थोड़ा इंक डाल लूं, कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स आपको दी जाएंगे। सो सिंध के बच्चे समझते हैं कि बुक इतनी आसान लिखी हुई है, सवाल यहाँ से आएगा, नहीं। याद रखिएगा, तुम्हारा बनाने वाला स्कूल का टीचर भी तुम्हें ये डिफरेंट ही तरीके से देगा, डिफिकल्ट तरीके से, तो बी प्रिपरेशन रहो तुम। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भाई, ये बच्चों जैसे लॉ है, तुमने इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वो भी बहुत डिटेल में। ये भी हमें जवाब दे रही है इंक बेचारी, तो तुम्हें भी पढ़ लेते हैं हम, वरना तुम जवाब दे दोगी और जवाब मुझे पसंद नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन ये है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। कैसे लिखोगे भाई तुम, वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, और तुम कांस्टेंट हटाओगे तो तुम्हारे पास KT आ जाएगा। क्लियर है भाई, तू क्लियर है। अब यहाँ तुम ऐसे ऐसे भी कर लेते हो, इसे तुम ऐसे भी कर लो ना, VT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है तुम इसे कैसे करते हो। सही, फिजिक्स ओनली एग्जिस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट। यहाँ तुम जैसे कंटेनर लो और ये कंटेनर ले लो, इसका टेम्परेचर तुम इसको दे रहे हो थोड़ा, और इसको अब तुम टेम्परेचर दे रहे हो थोड़ा ज्यादा, तो हम कहेंगे कि ये इनिशियल कंडीशन है। इसे वॉल्यूम कहाँ गया मैम, ये V1, इसे V2 कह लो, इसे T1 कह लो, इसे T2 कह लो। सही हो गया। सो ऐसे कंडीशन आप चेंज कर सकते हैं, और याद रखिएगा इसके अंदर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ के अंदर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसकी एक और रिलेशनशिप बन जाएगा V1 इज इक्वल टू V2, T1 इज इक्वल टू T2। सही, इसका एक रिलेशनशिप आप ये याद रखिए। सही हो गया। ओनली कॉन्सेप्ट, नोट बकवास, बकवास है ही नहीं। अब देखें, ग्राफ को तुम समझो, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम ग्राफ को समझना। चार्ल्स लॉ के ग्राफ एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, और इनकी टेसिस के अंदर हद की होती है। देखो इसका कोई सवाल आया है आपके टेसिस के अंदर, बिल्कुल काफी ज्यादा सवाल आपके टेसिस के अंदर आए, और हम इन सबको क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। किसके स्टूडेंट्स है भाई, हम मैम टीच दुआ के स्टूडेंट्स है। सो हम कॉन्सेप्ट को फील करते हुए चलेंगे। तो चलें, अब तुम देखो यहाँ पर, अब ये ग्राफ यहाँ पर हमने, और याद रखिएगा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस कंटेनर का साइज इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया। सही हो गया। अब ये ग्राफ है,
यहाँ पर हम टेम्परेचर रखते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम रखते हैं। क्लियर? अब मैंने यहाँ से टेम्परेचर किसमें, केल्विन के अंदर। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, तुम्हें केल्विन के अंदर दे रहा है या तुम्हें किस तरीके से दे रहा है। सो इसका जो ग्राफ होगा चार्ल्स लॉ का, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन रख रही हैं। और इस ग्राफ को तुम क्या बोलोगे, आइसोबार ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर तुम्हें दिख रहा है। सही है, ये चीज याद रखनी है। याद रखिएगा, चार्ल्स लॉ में तुम्हें हमेशा कांस्टेंट प्रेशर दिखेगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन है और यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन और वॉल्यूम सिंपल है, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों जीरो हो सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको इसका ग्राफ सेंटीग्रेड में दिया जाए, सो सेंटीग्रेड में वॉल्यूम यहाँ पर जीरो नहीं होता, फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, चार्ल्स लॉ का कुछ ऐसे ग्राफ स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, हम वॉल्यूम को जीरो करने के लिए इस ग्राफ को पीछे की तरफ भी क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ताकि वॉल्यूम जीरो हो जाए। यहाँ पर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये हम आइडियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस को पढ़ रहे हैं, रियल गैस नहीं है, याद रखिए आइडियल गैस है। सो आइडियल गैस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सेंटीग्रेड में, और वॉल्यूम तो V है। अब जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रहा है, लेकिन पीछे तुमने एक्सटेंड किया है क्योंकि तुम वॉल्यूम को जीरो करना चाहते हो। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, बट यहाँ पर वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। भले टेम्परेचर जीरो हो जाए, वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम को जीरो करने के लिए तुम इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करते हो, -273.16 सेंटीग्रेड। यहाँ पर आके टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में, और यहाँ पर आके वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, जीरो। बच्चों ये रियल गैस है, रियल गैस 0 केल्विन पर आके वॉल्यूम जीरो हो जाता है। लेकिन बच्चों रियल गैस तो इससे पहले ही क्या हो जाती है, एवापोरेट हो जाती है, अगर रियल गैस की बात करें। लेकिन आइडियल गैस फिर भी चलती रहती है। एक ग्राफ है जो हर टेस्ट में धूम मचा देता है और किसी को पता नहीं होता। देखें, ये आपके बैंकिंग के टेस्ट के अंदर भी आता है ये वाला। तो देखिए, ये वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पर हम ले रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर तुमने इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से। अब उसके बाद यहाँ पर ग्राफ है V/T का, इसका V/T का वॉल्यूम और प्रेशर को नीचे कांस्टेंट रख दिया। अब तुम्हें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये देखो तुम्हें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये सारी कॉन्सेप्ट वाली चीजें बचा ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, अदर प्रोविंस की बुक्स के अंदर लिखी हुई है, लेकिन आपको इसको प्रिपेयर करना है। अगर एमडीकेट क्लियर करना है, इसको कॉपी करें, नोट करें। ये था वॉल्यूम। देखें, केल्विन जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का, आपको पता है। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन बनेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक आइसोबार ग्राफ बनेगा। और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, तो तुम्हें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर वॉल्यूम ये है, प्रेशर तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है, ग्राफ V/T का है, तो तुम्हें कुछ इस तरीके की लाइन तुम्हें एक्सटेंड हुई मिलेगी। ये सारे तुमने याद रखने हैं। अब आगे इसका कुछ सवालात हैं, कितने दिए हुए हैं, सवालात को देख लेते हैं। माशाल्लाह से इसके 3 सवालात हैं टेस्ट इसके अंदर, जो भी जितने भी हुए आज तक। तो चलें इसको करते हैं। सवाल बच्चों मैं होमवर्क भी तुम्हें दे दूंगी, अगर हो सके तो तुम्हें सॉल्व भी करा दूंगी। इससे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चले कर लेते हैं। पहला सवाल तुम्हें दिया हुआ है, प्रेशर गिवन मास, प्रेशर गिवन मास, उसके बाद है गैस फिल्ड इन वेसल, गैस को फिल किया गया किसी भी वेसल के अंदर, सही। उसके बाद वॉल्यूम एट कांस्टेंट, वॉल्यूम वहां पर क्या था, कांस्टेंट था, सही। उसके बाद टाइम रिड्यूस्ड 1/3, टेम्परेचर वहां पर, टेम्परेचर ये ना, कांस्टेंट टेम्परेचर रिड्यूस्ड हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर
रिड्यूस्ड हो गया थर्ड हाफ तक। उसके बाद इनिशियल वैल्यू, अपनी इनिशियल वैल्यू से ऐसे सवाल बच्चों आते हैं हर एग्जाम में, अकेला एमडीगेट नहीं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं। फाइंड द परसेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम, तुम्हें फाइंड करना है परसेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम। मुंह मत खोलना, सही है, कॉन्सेप्ट देखना, मैं समझाऊंगी ऐसा कि तुम्हारी नस्लों तक को क्लियर हो जाएगा। देखें, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, एक वेसल है और उस वेसल के अंदर प्रेशर क्या है, फिल हुआ है। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है। लेकिन जो तुम्हारा प्रेशर है, प्रेशर जो तुम्हारा है वो थर्ड टाइम रिड्यूस हो रहा है अपने इनिशियल वैल्यू से। अब बताओ, तुमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम, परसेंटेज। यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल चेंज भी एमसीक्यूज के अंदर दिया जा सकता है मेरे बच्चे, फ्रैक्शनल चेंज भी दिया जा सकता है। अब तुमने यहाँ पर लगाना है कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर वही तुम यहाँ इक्वेशन ले आओगे। कुछ ध्यान से सुनना, ये नहीं कि तुम मजाक समझो, यहाँ पर किसी भी चीज को तुम यहाँ पे मजाक समझो। ये आई थिंक स्टूडेंट्स, ये हमारा वो है बॉयज लॉ वाला सवाल ही है और मैंने 4 लॉ में लिख दिया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए था। ये मैं शायद आपको नहीं करवाया मैंने, हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करवाया, करवा दिया है आप लोगों को। तो ये मैं रिमूव करती हूँ क्योंकि ये हमने कर लिया है पहले भी, आप लोग देख सकते हैं, ये हमने कर लिया। 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 1 लीटर है किसका, इसमें होगा आइडियल गैस का, सही। प्रेशर, उसके बाद इसमें टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल पूछा गया इज हीटेड अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इज हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद टिल रीच, फिर वो पूछ गया अपनी रीच तक, कहां पर पहुंच गया, 297 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। तुमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम, और तुम मुंह मत खोलना, कॉन्सेप्ट को समझना, सही। ये है तुम्हारा चार्ल्स लॉ का रिलेशन, बताया था V1 इज इक्वल टू V1, T1 इज इक्वल टू T2। अब सिंपलीफाई, तुम्हें क्या कहा गया है कि 1 लीटर है किसी भी आइडियल गैस का, टेम्परेचर तुम्हें दिया गया है, हीट किया है, एक कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसका मतलब ये ट्रिक है कि ये चार्ल्स लॉ ऐसे पहचानना है। उसके बाद फिर एक टेम्परेचर है, इतना है, तो तुमने सिंपलीफाई क्या मालूम करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है। सिंपल तुम्हें क्या कहा गया है कि तुम वॉल्यूम को फाइंड करो, कोई चेंज वेंज का तुम्हें नहीं कहा गया, तो तुमने नहीं फाइंड करना, सही। अब तुम टेम्परेचर को पहले केल्विन में चेंज करोगे, 27 में 273 लगा, कितना बच जाएगा टेम्परेचर, ये 300 केल्विन, T1 वाला। T2 वाला 297, 273 के अंदर करेंगे, ये 10 हो गया, ये 17 हो गया, ये 4 और ये 5, 570 हो गया। तो T2 कितना हो गया, 570 केल्विन। पहले ये चेंज कर लेना वरना सवाल गलत करोगे। उसके बाद तुमने क्या करना है, वॉल्यूम V1 है, V1 वॉल्यूम है, तो सिंपल तुम इसे V कर दो, V स्लैश कर दो इसे, जो कि तुम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर V1, T1 कितना दिया हो तुम्हें 300, T2 दिया हुआ तुम्हें 570, अंडे से अंडे को मार दो, तुम करोगे भी क्या, और यहाँ पर क्या है 57। यहाँ पर थोड़ा करने में मिस्टेक तो नहीं होगी, जरा देख लें यहाँ पर, नहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमें, लेकिन आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अब ये जो 300 और यहाँ पर 570 आया, इसे रिवर्स कर लो, 570 को ऊपर ले जाओ, 300 को नीचे ले आओ। अब 0 से 0 को तुम मार दो, 0 से 0 का तुम मार दो, सही है, क्लियर है। पर तुम ऐसा करो कि इस बार तुम 0 से 0 को मत कत्ल करो, तो अगर तुम इसको कत्ल करोगे तुम्हारा सवाल सोल्व नहीं होगा, सही। अब देखो 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है बताओ, 6 बार आता है, बाकी कितना बचा है तुम्हारे पास,
6 बार आया ना, 5 के टेबल में ये 6 बार ही आता है। चलिए 3 का लगा के देखते हैं। 3 1 3, यहाँ पर 100 लगा लेते हैं। सही कर रहे हैं ना बिल्कुल। हाँ जी भाई 6 ही आएगा, क्या है की बातें लगा कर बैठे हुए हम। उसके बाद शेष यहाँ पर 5 1 5, 5 1 5, यहाँ 2 इसको दो, कितनी बार है? 4 बार। 1 4 4 अपॉन 6 आ गया। 6 1 6, 6 मैम अभी इसको ऐसे कैंसिल मत करें, देखो यहाँ तक हमारा क्लियर जा रहा है। 6 1 6, 6 2 12, ये 24 कितनी बार आता है? 4 बार आता है। यहाँ पर आ गया 24। अगर तुम इसमें लिख रहे हो तो 2.4 लीटर लिख दो, डीएम में चेंज करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। ये तुम नोट करो, नोट कर ले जी हाँ, नोट कर ले, नोट कर ले, कर ले कर ले कर ले कर ले। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 2 सवाल करें ना भाई, तुमने कॉन्सेप्ट को देखना है और फील करना है। कॉन्सेप्ट को तुमने फील नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब देखें, जितने भी अच्छे टीचर के पास पढ़ लो। अब देखो भाई, एक परफेक्ट गैस है, बिल्कुल परफेक्ट गैस, उसका तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इज हीटेड अ कांस्टेंट प्रेशर, ज्योमेट्रिक मिल गई 4 स्लाइड, हीटेड अ कांस्टेंट प्रेशर। सही हो गया भाई। उसके बाद है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस विल, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज, तो बताएं गैस विल इंक्रीज, कितनी गैस इंक्रीज होगी? यानी एक परफेक्ट गैस है जिसका टेम्परेचर तुम्हें 27 सेंटीग्रेड है, कांस्टेंट प्रेशर है, तुम्हें बताना है कि कितनी तुम्हारी जो गैस है वो क्या होगी? सिंपल इंक्रीज होगी। समझ आया? इट्स वॉल्यूम इज हीटेड अ कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद बच्चों, ये मैंने सवाल थोड़ा सा सही नहीं लिखा, कांस्टेंट प्रेशर सो डबल इट्स वॉल्यूम, सो डबल इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम से डबल कर दे, डबल इट्स वॉल्यूम। और उसके बाद इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस विल, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो बताएं गैस क्या होगी? गैस विल, गैस क्या होगी? गैस क्या होगी? ये तुमने बताना है। यानी कि तुमने गैस का, यहाँ पर तुम्हें ट्रिक मिल रही है कि तुम्हें वॉल्यूम ही बताना है। देखो भाई, तुम्हारा परफेक्ट गैस थी, तुम्हारे पास टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब तुम उसे हीट करो, कांस्टेंट प्रेशर है, उसका मतलब इंक्रीज टेम्परेचर कितना हो रहा है। अगर वॉल्यूम को तुम डबल कर दो तो कितना, वॉल्यूम को अगर डबल कर दो, देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि वॉल्यूम को तुम डबल कर दो, बताए टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ऐसे ही पूछा जा रहा है ना कि टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना इंक्रीज होगा, ये तुमने बताना है। सही, सिंप्लीफाई तुम यहाँ पर चार्ज लगा लो, P1 V1 इज इक्वल टू V2, T1 इज इक्वल टू T2। सही हो गया। V यहाँ पर सेम ही है इनिशियल, और फाइनल तुम्हारे पास है 4 गुना क्या हो गया? बढ़ गया। उसके बाद तुम 4V लिख दो, V से V यहाँ पर मार दो। उसके बाद तुमने T2 मालूम करना है, तो T की जगह पहले से केल्विन में चेंज करो, 273 27, ये हो गया 10 या 8, ये भी हो गया 10, ये हो गया 300, 300 केल्विन। और यहाँ तुम T2 ऐसे ही लिख लो। अब 300 यहाँ पर क्या है? सिंपल 300, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है ना, डबल का मतलब है 2। सही है। उसके बाद यहाँ ये दोनों आपस में आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 600 केल्विन। लेकिन तुम्हें यहाँ से पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। तुमने सिंपल टेम्परेचर कितना इंक्रीज, तुम डिफरेंस करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, T2 तुम्हारे पास है 300 को माइनस करोगे 600 से, बाकी तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर का 300 केल्विन। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, तो बी प्रिपरेशन रहना है। अब चले आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। देखें, देखूं भाई टाइम कितना हो रहा है, अल्ले 2:55 हो गए, कब की लगी हुई, 3 होने वाले हैं, यानी कि 3 होने वाले बच्चे।
अब तुम एवागेड्रोस लॉ को पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एक लॉ को पढ़ें जिसे आप कहते हैं, मैं इंक थोड़ी सी डालूं, गैर-ल्यूसिक लॉ। ये ना टेस्टिस के अंदर बहुत ज्यादा आता है और बच्चों को पता है नहीं, आसान होता है ये। गैर-ल्यूसिक लॉ देखें, इसे आप कहते हैं गैर, ये भी एक बार पढ़ लें, ल्यूसिक लॉ। ये टेस्टिस के अंदर आता है, गैर-ल्यूसिक लॉ। ये जो गैर-ल्यूसिक लॉ है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसमें जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, किसके साथ होता है, टेम्परेचर के साथ। जैसे चार्ल्स लॉ है, ऐसे ये वाला लॉ भी है कि इसमें जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, टेम्परेचर। द प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये छाप लें। उसके बाद अगर आप कांस्टेंट इसको हटाएंगे डायरेक्टली तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। सही हो गया, बस यही है इसके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके आ जाते हैं ग्राफ, जो कि स्टूडेंट को जलील करने पर बहुत ज्यादा होशियार होते हैं वो। तो वैसे ग्राफ को आपने समझना है। तो हम आपको सारे ग्राफ्स करवाएंगे क्लियरली तरीके से, तो हम थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो चलें बच्चों, ये लॉ बेसिक्स होता है, इसमें से ना ग्राफ आते हैं। टीचर अक्सर बोलते होंगे तुम्हें ग्राफ में से एमसीक्यूज दूंगा, तो बस यहीं से आएंगे, उसके अलावा कोई ग्राफ नहीं होता है। अब देखें, ये है टेम्परेचर, ये है प्रेशर, इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब वॉल्यूम कहीं पर कांस्टेंट हो जाए तो इसे आप कहते हैं आइसोकोरिक ग्राफ। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, वो आइसोबैरिक था जो कि पिछले हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ, अगर टेम्परेचर केल्विन में हो तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से होगा। सही, बिल्कुल ओरिजिन से लाइन शुरू होगी। क्लियर है। उसके बाद अगर आपका ग्राफ, दिमाग लगाइएगा ना, यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। अगर P और T आए और यहाँ P और T आ जाए, सो ग्राफ बिल्कुल स्टूडेंट ऐसे बनता है। ये एमसीक्यूज आते हैं। और अगर स्टूडेंट यहाँ पर P और T आ जाए और नीचे डिवीजन में P अपॉन T आ जाए, सो ग्राफ याद रखिएगा कुछ इस तरीके का होता है। ये एमसीक्यूज में अक्सर ग्राफ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ को देखिएगा, ये है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और ये है प्रेशर। अब जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और पीछे से एक्सटेंड हो जाएगा। ये देखो, तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है, नहीं बाद में रिक्वेस्ट ना करते फिर। चलें, इसमें से सवाल क्या आता है थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं, बाकी ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैं पानी पी लूं, आप थोड़ा सा नोट कर लें यहाँ पर। क्लियर है मैम, आप तो रेस्ट ही नहीं करती, बस क्या करूं, सपोर्ट कीजिएगा। सो यहाँ पर देखें, बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना है टॉपिक्स में, और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना। अब चलें मैम, एवागेड्रोस लॉ से पहले थोड़ा सा इसको कर लें, एक एमसीक्यू ही कर लेते हैं। चलें, इसका ज्यादा नहीं है इसका, कि प्रेशर ऑफ द गैस इज फिल्ड इज अ क्लोज कंटेनर। अगर जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज फिल्ड कंटेनर, किसी भी कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं, कौन सा कंटेनर है, क्लोज्ड। जब भी क्लोज कंटेनर हो जाए तो याद रखिएगा ये आपका गैलियोसिक लॉ है। क्लोज कंटेनर है, वहां पर इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, 1% इंक्रीज होता है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 1 सेंटीग्रेड, फिर टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 सेंटीग्रेड, उसके बाद फाइनल इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, उसे ये से आपने सॉल्व करना है। बच्चों ये एमसीक्यूज में आता है, ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, 100 केल्विन होगा, बी में 500 केल्विन होगा,
सी में 10 केल्विन होगा, डी में 600 केल्विन होगा। ऐसा एमसीक्यूज आता है, ये होता है, ये एमसीक्यूज के अंदर है, इसके अंदर है एमसीक्यूज के अंदर। सो याद रखिएगा, ये 1% बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये 100% बढ़ रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है कि गैस को फिल करवाया कंटेनर, क्लोज कंटेनर, इंक्रीज हो रहा है प्रेशर 1%, अब टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर बताना है, तो ये 1/100 है प्रेशर, तो ये टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड है, 1 सेंटीग्रेड। अब सिंप्लीफाई तुमने 100 में से टी को यहाँ पर माइनस कर देना है, देखें टी को तुमने माइनस कर दिया, देखें इसको तुम लोगे 100 को यहाँ पर 0.01, क्योंकि प्रेशर 100 यानी कि 0.01। अब 0.01 यहाँ पर टेम्परेचर है, माइनस करोगे टेम्परेचर से तो तुम्हारे पास आ जाएगा 100 केल्विन। ये कुछ इस तरीके से स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन नोट कर लें आप। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एवागेड्रोस लॉ। तो चले, एवागेड्रोस भाई हमारा इंतजार कर रहा है और हम बोलेंगे कि जरूर आपको इंतजार करना चाहिए हमारा। हाँ, हम बहुत बिजी रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, बिजी मिसके बिजी स्टूडेंट्स, सही। अब देखें भाई, एवागेड्रोस लॉ की तरफ तुम आ गए हो, एवागेड्रोस लॉ। अब ये जो तुम्हारा एवागेड्रो लॉ है ना, ये 1811 में जो आपका साइंटिस्ट एवागेड्रो साहिब है, उसने केमिस्ट्री के अंदर भी बताया था, हमें आपको पता ही है। सो the volume of the given gas is directly proportional to the number of moles। आपने डेफिनेशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर भाई इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये तो सिंपल है। रिलेशनशिप में V1 इज इक्वल टू V2, N1 इज इक्वल टू N2। बच्चों देखें, यही आपको एग्जांपल दी जाएगी कि कंटेनर है, ये कंटेनर, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स थोड़े से कम है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स थोड़े से ज्यादा है फाइनल कंडीशन में, जैसे V1 इसे N1, V2 इसे N2 कहते हैं। ये तो बच्चों जैसी बातें हो गई, मुझे ऐसे ही लगता है। एवागेड्रोस लॉ, इट इज अ लॉ, इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है गिवन गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितने कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना कम वॉल्यूम होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, इसका ग्राफ वही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इसका कोई नाम भी नहीं ग्राफ का। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है, यहाँ पर सवाल बहुत आसान पूछा जाता है, 1 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ द गैस, के 1 लीटर है, कोई भी सैंपल है गैस का, सही। उसके बाद 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका, उसके बाद 2 atm ऑफ प्रेशर, 2 atm इसका प्रेशर है, सही हो गया। उसके बाद कंटेन, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है, कंटेन इन नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने हैं, 0.8 मोल। नेक्स्ट आप लोगों के पास देन एडिंग का, फिर देन एडिंग, उसमें आप किसी भी चीज में एडिंग करते हैं 0.3 नंबर ऑफ मोल्स को। उसके बाद मोल्स ऑफ द गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, सेम, वहां पर सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है वहां पर, सेम। तो बच्चा है फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, सही। सो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए, एक सैंपल था गैस का जिसका टेम्परेचर था 300 सेंटीग्रेड, ऐसे ही ना, 1 लीटर था, लीटर का मतलब है वॉल्यूम, सैंपल टेम्परेचर था 300 सेंटीग्रेड, फिर प्रेशर कितना है, 2 atm, फिर प्रेशर कंटेन नंबर ऑफ मोल्स 0.8, फिर उसी सैंपल के अंदर हमने 0.3 मोल्स को और ऐड कर दिया, तो बताएं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर
तो फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। तो रिलेशन तुमने पढ़ा है V1 इज इक्वल टू V2, N1 इज इक्वल टू N2। सही। V1 तुम्हारे पास है 1, लिखने की जरूरत नहीं, तो V इज इक्वल टू V डैश कर दो यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल 0.8 है, बच्चे यहाँ पर 0.3 लग रही है। नहीं बच्चों, ऐड करना है आपने प्रीवियस नंबर ऑफ मोल्स को। तो कितना आ गया 0.8, यानी कि 1.1 करके देख लें कितना हो गया 11, 1.1 यहाँ पर लिखेंगे 1.1। क्लियर हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8/11 भी लिख सकते हैं। बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना है, तुमने कॉन्सेप्ट को समझना है। बच्चों ये जो वॉल्यूम है ना, ये 7 लीटर था, मैंने 1 लीटर लिख दिया, कहीं लिखा तो नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर क्या होगा 7 लीटर। क्लियर। सो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 11 7 था 77, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। इसको सोल्यूशन करो तुम लोग, सोल्यूशन करो। V2 तुमने निकालना है, डिवाइड करो 8 के टेबल में 77। ऐसे तुम कैलकुलेशन करोगे तो सिंपल, तुम यहाँ पर आंस की तरफ फोकस करो, और तुम्हारा जो आंस है, अब इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। 9.625 लीटर, 9.625 लीटर। अगर DM क्यूब में करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा। सही है। अब तुम्हारे पास है कि सारे लास्ट को तुमने कंबाइन कर कर एक आइडियल गैस इक्वेशन तुमने बनानी है, स्टेट फंक्शन तुमने बनाना है। अब तुम कैसे बनाओगे वो भी बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ी बात नहीं होती, ओनली एग्जिस्ट इन द कॉन्सेप्ट। अब आता है बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा, V is inversely proportional to the pressure, इक्वेशन नंबर 1। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस हैं, इन्हें आप लोग कंबाइन करें, कंपाइल करें, इन्हें आप सॉल्यूशन करें। कैसे करेंगे भाई? सो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, बहुत आसान है, इन दोनों तीनों को आप कंबाइन करते जाएंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। यहाँ पर के लिखते जाएंगे, तो सिंपल तुमने, हमारे पास इक्वेशन आएगी P इज इक्वल टू NRT। इतनी बड़ी सोल्यूशन अच्छे से बता लिख ले। अब देखिए P इज इक्वल टू NRT, ये तुम्हें क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स एक आपके पास आती है इक्वेशन, जिसने जो कि आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है मोल्स का। सो यहाँ पर इसे आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर। अगर कोई MCQs आ जाए उसमें तुमने इसको ऐसे रखना है, किसी बच्चे को ये लिखना भी नहीं आता। सही। और याद रखिएगा, एक तुम्हारे पास है प्रेशर ऑफ अ गैस, उसके अंदर तुम एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ोगे कि जो के बराबर होता है K इज इक्वल टू N अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इसे सिंपलीफाई आप कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हो तुम लोग इसे, समझ आया तुम्हें? इसे तुम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हो, और ये इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू KNT। सही हो गया। तो ये तुमने याद रखना है, ये है प्रेशर ऑफ अ गैस का फॉर्मूला। समझे तुम? समझे? सो इसे तुमने याद रखना है। ये सारे सवाल तुम्हारे टेस्ट के अंदर आएंगे, और बी प्रिपरेशन तुम लोगों ने रहना है। क्लियर हो गया? अब कुछ रिलेशन है आप लोगों का बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं थोड़ा देखूं कौन सा रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, रिलेशन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी का और साथ में टेम्परेचर का, इसे आप नोट कर लें।
इसमें से बच्चों एक सवाल आता है जो कि एग्जाम्स के अंदर जो कि आपको जरूरत है करने की। तो सवाल को थोड़ा आप समझ लें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कैसे ऑक्यूपाइड ऑफ गैस एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पर। अब बच्चे गए, मैम यहाँ पर ना उस गैस का नाम बताया गया, मैम ना ही उस गैस का प्रेशर ना ही टेम्परेचर। तो बच्चों पागल हो गए आप लोग। टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पर 273 केल्विन प्रेजेंट है, प्रेशर यानी कि यहाँ पर 1 एटीएम। एसटीपी क्या होती है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट उनकी 1 एटीएम बराबर होता है 1.0 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखें, ये चीज आपने देखनी है। यहाँ पर भी आपका बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन लगेगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली। यहाँ पर तुम्हें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, तो एनआरटी अपॉन तुम यहाँ पे पी कर लो। समझे या समझाऊं? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, आर की वैल्यू होती है याद रखिए 8.314, टेम्परेचर कितना है 273, प्रेशर तुम्हारे पास कितना है 1.0 10⁵। इसे सोल्व आउट करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 22.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर तुम इसे डीएम क्यूब में करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा आंसर यहाँ पर 47 लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीजें आ जाएगा स्टूडेंट्स। मीटर क्यूब में ऐसे आएगा 0.00247 मीटर क्यूब, वैसे 22.47 मीटर क्यूब इस तरीके से आएगा। अगर हम यहाँ पर 10⁻³ लिखे यानी कि डीएम क्यूब में इस तरीके से आएगा। मैंने यहाँ बताया था 100 डीएम क्यूब डिवाइड करें, यहाँ 10⁻³ लिख दें, या आप लोगों की मर्जी है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी अब पढ़ेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और बच्चों अब आपको कुछ भी नहीं रहा, सही है? तो थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स। जो आपकी सेकेंड ईयर की क्लास की फिजिक्स है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर भी है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। उसके अंदर आज हम क्लियर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर ये सिंध बोर्ड के लिए ही टॉपिक है, लेकिन अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, केपीके के, पंजाब के, बलोचिस्तान के और पंजाब के। तो स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने सारी बुक्स को कलेक्ट कर कर उनका कॉन्सेप्ट फिर मैं आपको सिंध वालों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज हर जगह से आते हैं, इस वजह से सारी बुक आपकी रिवाइज हो जाए। भले आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं। सो यही कॉन्सेप्ट है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टीचर हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैंने एक पोस्ट लगाई थी उसके अंदर मुझे 1.6 के स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम आप फिजिक्स पढ़ाएं। तो उस वजह से आपकी फिजिक्स रेडी है, इंडिया के स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्लियर है? तो सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है। सो व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग, मैं लिख लेती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। समझे? आज हमने पढ़नी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका बच्चों आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं है, सिर्फ इसके पोस्टुलेट्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने। फर्स्ट पोस्टुलेट ये होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स याद रखिएगा लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उन्हीं लार्ज पार्टिकल्स को आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये चीज आपने याद रखनी है। यही है। देखें, कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर बच्चों क्या है, गैसेस के पार्टिकल हैं। इसके अंदर क्या है, गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ये गैसेस का पार्टिकल, ये
ये और कुछ इस तरीके से क्या है, इसके अंदर गैसेस के पार्टिकल्स। सो गैसेस के पार्टिकल, गैस पार्टिकल इज वेरी लार्ज, और लार्ज होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। पहला पोस्टुलेट ये कहता है। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्रुप ऑफ एटम। पहला पोस्टुलेट यही है जो कि मैंने डायग्राम के जरिए आपको बताया। देखिए अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि देखिए, इफ गैसेस, फर्स्ट पोस्टुलेट, गैसेस पार्टिकल आर वेरी लार्ज, लार्ज होते हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं। समझे, ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा, गैसेस के जो पार्टिकल्स है वहां पर बहुत ज्यादा फाइनाइट वॉल्यूम होता है कि वो हर जगह, जिस भी जगह से जगह पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि गैसेस पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो इन्फिनाइट तक होता है, इन्फिनाइट। इसमें एक्सपेरिमेंट भी कुछ जस्टिफाई किए जाते हैं कि इसमें क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम है वो आपको दिया होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁻²5। सो ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, जी हाँ, यहाँ पर जस्टिफाई एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। गैसेस के पार्टिकल में इज वेरी, सेकंड पोस्टुलेट है वेरी फाइनाइट, बहुत ज्यादा फाइनाइट वॉल्यूम होता है। और इसमें एक्सपेरिमेंट भी हम जस्टिफाइड कर सकते हैं, जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि जो क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा, वो होते हैं 3 × 10⁻²5। देखें, यानी कि गैसेस के पार्टिकल हर जगह पे चले जाते हैं। इस वजह से गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा, उनका फाइनाइट वॉल्यूम, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर तक स्टूडेंट जा सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, और आपने पढ़ा भी होगा ये केमिस्ट्री के अंदर, ये आपकी केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। उसके बाद थर्ड, थर्ड में आप लोगों से कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कि आपके जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनका साइज इज वेरी स्मॉल। गैसेस पार्टिकल का जो, पहले हमने मॉलिक्यूल की साइज की बात की, अब पार्टिकल की साइज, पार्टिकल का जो साइज होता है इज वेरी, साइज तो लिख दें, इज वेरी स्मॉल। कितना होता है, 3 × 10⁻⁻10। ये तीसरा पोस्टुलेट है। उसके बाद जो गैसेस पार्टिकल जो आपके होते हैं, आपको पता है इन ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, इन ऑल, ये फोर्थ पोस्टुलेट है ना, डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन मूव करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, क्योंकि वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं वन कंटेनर टू द एन अदर कंटेनर। कैसे, ये सब मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको इतना क्लियर नजर आ रहा है जी। अब स्टूडेंट देखें, अब ये एक, ये सारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये भी गैसेस के पार्टिकल, ये भी गैसेस के पार्टिकल। बच्चों ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे भी, 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 यानी कि हर डायरेक्शन में गैसेस के पार्टिकल ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। भले यहाँ पर, और वो क्योंकि वो इलास्टिकली आपस में इस तरीके से कोलाइड करते हैं, ये देखें, इलास्टिकली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ये भले इस कंटेनर के, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर तक ये कोलाइड करते रहते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई कर रहा है। देखो थर्ड के बाद आपको कोई चीज नजर आएगी, फोर्थ पोस्टुलेट आपको नजर आ सकता है अभी भी। फोर्थ तो मैम हो गया, नहीं स्ट्रेन तो नहीं डरा कर दिया, नहीं नहीं सही है। देखें ना, थोड़ा सा बच्चों कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा सा देखिएगा। जी हाँ मेरी बच्चे, आप मुझसे एक सवाल कर रही थी कल, पूछ रही थी कि मैम क्या हम नोट्स बनाए एमडी के लिए।
मैं नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, अगर आपको जरूरत हुई तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर हमारे नोट्स सेंड हो जाएंगे, सही, अगर जरूरत हुई। वैसे तो कॉन्सेप्ट मैं सारे बताती हुई चल रही हूँ। अगर आपने एमडीकेट की फिजिक्स क्लियर करनी, अभी एमडीकेट देना चाहते हैं, फिजिक्स कंप्लीटली अपलोड है, प्लेलिस्ट लगी हुई है, और बायोलॉजी भी। अब देखें, हाँ हम कहाँ गए, तो फोर्थ पोस्ट ले लिखे, मैं कहाँ गायब हो गई, फिफ्थ सॉरी। और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल इज नॉट एक्सर्ट एक्सटर्नल फोर्स, गैसेस के पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ये चीज स्ट्रेस याद रखनी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, याद रखिएगा। इस वजह से वो फ्रीली बच्चों मूव करते रहते हैं स्ट्रेट लाइन में। आप लोग देखते होंगे ये गैसेस के पार्टिकल कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, स्टूडेंट बिल्कुल सीधा सीधा क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पता ही नहीं, उन्हें उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, वो बिल्कुल इस तरीके से सीधा सीधा जा रहे होते हैं, उनको किसी का डर नहीं होता कि कोई आके कोई बकवास कर देगा। उसके बाद छठा पोस्टुलेट लास्ट, देखो नजर आ रहा है जी, छठा भी आपको नजर आ ही जाएगा। तो छठा पोस्टुलेट है कि ऑल मैकेनिक्स लॉस ओबे, ये सारे मैकेनिक्स के लॉस ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल को ये क्या करती है, फॉलो करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को भी फॉलो करती है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को भी, और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी बच्चों रुकी रुकी हुई है, सो उसको चलाने के लिए भी तुम्हें उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उस बॉडी को रोकने के लिए भी तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तब वो बॉडी आकर रुकेगी, वरना वो भी बॉडी शरारती है, वो भी नहीं रुकेगी। भाई तुम्हें किसी चीज को चलाना है, अब फर्नीचर सदियों तक एक जगह पे पड़ा होगा, भले आप लोग मर जाएं, लेकिन तुम्हारा फर्नीचर वहीं पड़ा होगा, जब तक कि तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स उठा के जगह चेंज ना कर दो। और ऐसे ही फ्रेंड, अगर कोई कार मूव कर रही है, उसे रोकने के लिए तुम ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक भी क्या होगी, एक तरह की एक्सटर्नल फोर्स। नहीं, गाड़ी को चलाना या किसी चीज को रोकना, तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स की लाजमी जरूरत पड़ती है, जिसे तुम ब्रेक कहते हो, अगर कार की एग्जांपल है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता है कि अगर तुम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर लाजमी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन वही प्रोड्यूस होती है, उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है, एल टू पैरेलल टू ईच अदर। सारे पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर ये चीजें सब, जिसका आप लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ते जो जेन्युइन फॉर्मूला है, मैकेनिक्स में आग लगाई थी, एफ फिजिकल टू एम ए। याद रखिएगा, न्यूटन्स लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ, याद रखिएगा न्यूटन्स लॉज जो है इज अ, ये हर यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि ये यूनिवर्स हर जगह पे क्या है, फॉलो होता है। लेकिन ओहम्स लॉ मैंने आपको बताया था इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, वो सिर्फ ओहमिक कंडक्टर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ये चीज याद रखिएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई, मैम क्या ही बात कर रही हैं, क्या ही बात कर रही हैं आप, पढ़ा रही हो, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि अगर कोई बॉडी, अगर तुम किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करते हो, वो तुम्हें इक्वल और तुम्हें उसका अपोजिट ही रिएक्शन देगी। अगर तुम किसी लड़की को या लड़के को थप्पड़ मारते हो, दोबारा में तुमने किसी लड़की को थप्पड़ मारी, तो लड़की तुम्हें अगर थप्पड़ मारती है तो तुमने उसके ऊपर एक्शन किया, उसने रिएक्शन किया तुम्हारे ऊपर। तो याद रखिएगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं, ये चीज तुमने याद रखनी है। जैसे कि हमारी ये क्वेश्चन बनती है, एफ फिजिकल टू ये एक्शन अपोजिट रिएक्शन, सही। और या एक्शन एंड रिएक्शन आर डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होता है, ये एमसीक्यूज भी आता है, सेम बॉडी पे कभी भी नहीं। अगर तुम बॉल को ग्राउंड के ऊपर फेंकते हो, तो याद रखिएगा, फेंकते हो, फेंका, तो तुम्हारा कुछ अलग बॉल तुमने एक्शन किया, जब वो वापस आएगा तो रिएक्शन करेगा। सो देखो आपको इतना आप क्लियर नजर आ रहा है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, अगेन मैं एक बार आपको बता देती हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो लार्ज लार्ज उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां पर ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि मैंने आपको एक क्रिस्टल बनाकर दिखाया था, कुछ ऐसा, देखिए कुछ ऐसा क्रिस्टल बनाकर समझाया था मैंने आपको। ये कुछ ऐसा था क्रिस्टल। इसके अंदर क्या थे, नंबर ऑफ एटम्स थे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। उन्हीं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप लोगों ने क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स बोला था, समझे। उसके बाद ये एक तरह का एटम्स का ग्रुप होता है। उसके बाद गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनका फाइनाइट वॉल्यूम होता है। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई करें तो क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻25 होते हैं। उसके बाद गैसेस के पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, 3 मल्टीप्लाई 10⁻−10 तक, और गैसेस के पार्टिकल्स आर डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। उसके बाद मूव बाय इलास्टिकली कोलाइड, ये इलास्टिकली कोलाइड करते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर तक। उसके बाद गैसेस के पार्टिकल इज नॉट एग्जर्ट एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई एग्जर्ट करने वाला तो गैसेस में होता नहीं है, क्योंकि वो फ्रीली इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती रहती हैं। और वो कैसे मूव करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं। उसके बाद इसके अंदर ऑल मैकेनिक्स के लॉ फॉलो होते हैं, मैंने आपको ये बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये रुकी हुई को चलाना, चलाई हुई को रुकाना। सेकेंड लॉ, फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। थर्ड लॉ, अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगे तुम एक्शन करोगे, वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो वो रिएक्शन करेगा। तो कैसी लगी वीडियो, बाय बाय। और याद रखो याद रखो याद रखो याद रखो, एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रेशर ऑफ द गैस, और एक टॉपिक है जो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इसी के अंदर ही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसे मैं फिर अलग से शूट नहीं कर रही, तो आपको हो ना जाए कि मैम आपने वो नहीं पढ़ाया। सो इसको यहीं पे ही कर देते हैं। वो ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स is directly proportional relation between kinetic energy and temperature. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो इसे पढ़ने वाले हैं। जो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी शेयर करना है। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन करना है, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी अपना लकी चांस को अपनाएं और आप एमडीगेट और रीकेट के अंदर इजीली टॉप करें। सो चलें स्टार्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए कि रिलेशन कैसे है कि काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का। इसकी डेरिवेशन करना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, और आपको पता है हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पर सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, कंटेनर है इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो इसके अंदर पड़े हुए पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे। और यहाँ पर क्या एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, जो कि फोर्स अपॉन एरिया, कि किसी भी एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं वहां पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। और यहाँ टेम्परेचर है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हुए, कोलाइड हुए। और जब भी कोलाइड होते हैं तो यानी कि मोशन, मोशन की वजह से आपकी प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस is directly proportional to the absolute temperature। कि काइनेटिक एनर्जी कोई भी गैसेस की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। आप कभी भी टेम्परेचर अकेला मत पढ़िएगा, सवाल गलत हो जाएगा। कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका रिलेशन कुछ ऐसे आता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, और याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रेशर के साथ भी, ये भी रिलेशन आपसे पूछा जाता है। और बच्चों याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है
इन टर्म्स ऑफ द रिलेशन, और आपको जरूरी बनाना है, सही। सो वो होता है आपके पास 3k/2, और यहाँ पर आप लिखते हैं हाफ mv²। वो वाले रिलेशन से, प्रेशर ऑफ द गैस वाले रिलेशन से, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ρv², सही। सो ये वाला रिलेशन, इसी से ये निकलता है, सही। ये चीज आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला है। अगर हमें निकाली हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे, उसका भी आप लोगों के पास फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इज एवरेज, तो यहाँ 3k/2kT। सो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सिंपल है, ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल ही नहीं। सो यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द मोल, सही हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ट्रिक लगेगी यहाँ पर 3r, यहाँ हो जाएगा आइडियल गैस कांस्टेंट जो था, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 मोल केल्विन इनवर्स, ये वाला लगेगा। और यहाँ पर जो k होगा वो आपका होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23, ये इसकी वैल्यू होती है। आपने याद रखना है, आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर 3RT/2, ये आप मोल्स के टर्म्स में मालूम करने का फॉर्मूला। अगेन मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मोल्स की टर्म में यही है ना। सो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, देखें 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 भाई, देखो मोल्स की टर्म में देख लेते हैं, अभी अभी हमें पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स यही है, वो आपको क्लियर नजर आ रहा है, नहीं क्लियर नजर आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ना कुछ चीजों के बारे में फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, यहाँ पर सवाल आता है कि स्पीड ऑफ द रूट मीन स्क्वायर, कि आपसे सवाल आता है यहाँ पर स्पीड मालूम करना, क्योंकि वो टॉपिक भी इसके अंदर ही आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर की स्पीड, सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स, एक ये भी फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर रेडिकल लगा के 3p/ρ, ये भी फॉर्मूला होता है, ये सारे याद रखने। रूट मीन स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है 3kT/m, ये भी फॉर्मूला होता है। ये तुमने क्या करना है, याद रखना है, ये सवालात में आ जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं रूट मीन स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला आ जाता है 3RT/2। सो सारे आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं, और ये थोड़ा कम आता है, तो इसको भी आप लोगों ने देखना है। मेरा काम था कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करके बताना, और याद रखिएगा प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला भी ρv²। देखूं और कोई चीज तो नहीं रह गई। चेक करना ना, सही बात होती है, फिर बाद में फिर मेरे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं। इस वजह से आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल का मोशन, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होंगे, और पार्टिकल्स जितने ज्यादा आपस में कोलाइड होंगे, काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स की उतनी ज्यादा स्ट्रेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझे आप लोग, ये चीज आपने याद रखनी है। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रेशर के साथ, यानी कि एमसीक्यूज भी आता है। हाँ, प्रेशर का भी रिलेशन आप देख लें, 2/3 n, देखो एक बार कि यही रिलेशन है
क्योंकि कहीं कहीं ना स्टूडेंट्स ने गलत लिखा होता है। तो एन वी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। सो ये वाला देखें, प्रेशर प्रेशर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये सवाल भी आता है 2/3 एम वी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये भी रिलेशन तुमने याद रखना है। आई होप अब तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और याद रखिएगा ये एमसीक्यूज आता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज वाला, कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। और के की तुमने वही वैल्यू पुट करनी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली, जो कि मैंने तुम्हें बता दी है। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको तुमने लाजमी देखना है। और फॉर्मूलाज को तो तुमने कभी नहीं बोलना। एक कॉन्सेप्ट था कि जब किसी भी चीज का कांस्टेंट टेम्परेचर हो, इसको भी तुम सुन लो, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, याद रखना उस वक्त जो तुम्हारा प्रेशर होगा उसमें जो तुम्हारी फेस एग्जिस्ट करेगी। 4 में बताना चाहिए था लेकिन मुझे याद नहीं रहा वहां पर। अगर कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर डिक्रीज, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कम हो जाए, सो स्टेट एग्जिस्ट करेगी वेपर्स वाली। और याद रखिएगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो स्टेट होगी तुम्हारे पास, कौन सी स्टेट होगी? ये लिक्विड की थी, ये वेपर्स की थी, ये तुम्हारे पास होगी, एक मिनट आई कैन चेक इट, कि आपसे कोई गलती ना हो जाए ना भाई, बाद में स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते फिरते हैं। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, 2 मिनट आई कैन चेक इट, आई कैन चेक इट। जी हाँ, ये हो जाएगी आपकी वेपर वाली स्टेट। और टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो आइस वाली स्टेट। ये एमसीक्यू याद रखिएगा, कहीं कहीं आता रहता है, तो याद रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।